चलिए जल्दी आओ। कैसे हैं आप लोग सब? फाइन फाइन, मस्त है एकदम। तो भाई साहब आज पूरी एनर्जी के साथ थोड़ा सब चैप्टर पढ़ना है। आज स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ है और बेस है। बेस हमेशा टफ होता है यार। सोचो बिल्डिंग का आप बेस बना रहे हो, कॉलम नीचे दे रहे हो, उससे मजबूत बनाना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तुम लोग भी लिख लिया करो। आप तुम लोग की हैबिट होनी चाहिए क्या, लेक्चर नंबर 1 और डेट डालने की। आप लोग कॉपी में डेट डालना शुरू कर दो, ठीक है, डेली। उससे तुमको बहुत फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा मैं आपको डेट से बताता हूँ। अपने को हमेशा डेट माइंड में रहेगी कि आज 24 तारीख हो गई, 25 हो गई, आज सितंबर निकल गया। समझ गए? ये डेट का सबसे बड़ा फायदा होता है। तो डेट डालना सब शुरू कर दें, ठीक है। चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैं इसका समझाता हूं कि आपको इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करना होंगी। काफी बड़ा चैप्टर है। बेस तो बहुत मजबूत होना चाहिए। सोचो आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, सबके सब किस पर डिपेंड है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पर डिपेंड है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है। टाइम लग जाने दो। अरे गैसेस स्टेट पूरा इसी पर बेस्ड है। जो आप फिजिक्स में गैसेस स्टेट पढ़ोगे वो सब इसी पर बेस्ड है। तो मैं यहाँ पर पूरा बेस आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहला इसमें बेसिक कंसेप्ट में दो प्रकार से कोई मैटर तैयार होता है। ध्यान देना, मैटर कंपोज्ड ऑफ एटम, या तो वो एटम से बना होता है या मॉलिक्यूल से बना होता है। मॉलिक्यूल मैटर कंपोज्ड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। समझे कि नहीं? क्यों एटम से? कैसे? जरा सोचो कि तुम गोल्ड की अंगूठी पहने हो, ठीक है। तो गोल्ड की अंगूठी में गोल्ड के अलावा और कुछ नहीं है। और गोल्ड क्या है? एटम है। समझ गए बात को? तो एग्जांपल जैसे आपका यहाँ पर गोल्ड एटम, एटम गोल्ड के एटम। भाई हम चांदी के बर्तन में खाना खा रहे हैं तो चांदी की इतनी बड़ी थाली है, केवल किससे बनी है वो? सिल्वर से, एजी एटम से। एजी एटम मिल मिलकर कितने बड़े क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए। वो पूरा सॉलिड स्टेट आप पढ़ेंगे आगे। तो गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, जिंक हुआ, ये वो मेटल्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम मेटल्स कह रहे हैं कंपोज्ड ऑफ एटम। तो एटम से बने रही थी। और सोचो कि अगर मान लो तुमने, ठीक है, सुबह उठ के चाय पी, शक्कर खाई, शक्कर में चाय पी, ठीक है, चाय में शक्कर डाली, तो मॉलिक्यूल शक्कर शुगर क्या है? मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है भैया? कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 22 है, ऑक्सीजन 11 है। इसका मतलब क्या हुआ कि शुगर इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल। शुगर इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। दाल में नमक कम डला तो नमक, NaCl, साल्ट, क्या हो गया बच्चों? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल हो गया। ये आयनिक मॉलिक्यूल हो गया, कोवेलेंट मॉलिक्यूल हो गया। ये एक हो गया आयनिक मॉलिक्यूल और दूसरा हो गया कोवेलेंट मॉलिक्यूल। है तो ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल है, बट ये आयनिक मॉलिक्यूल है और ये कोवेलेंट। तो एक एक एग्जांपल बहुत है। यूरिया ले लिया अपन ने, जैसे आपने यूरिया ले लिया, NH2CO, NH2, यूरिया हो गया ये। तो यूरिया भी क्या है? मॉलिक्यूल है। तो यूरिया इज कंपोज्ड ऑफ, बोलो, मॉलिक्यूल। जबकि गोल्ड इज कंपोज्ड ऑफ एटम। तो एक हो गया एटम, एक हो गया मॉलिक्यूल, ठीक है। तो दो ही चीज हो सकती है मैटर में, या तो एटम या मॉलिक्यूल, ठीक है। हीरा, हीरा ये मैं पहने हूं, तो इसका मतलब ये है कि वो किससे बना हुआ है? जल्दी बताओ। एटम से, कार्बन के एटम से।
तो कार्बन के एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हुए वो एटम से कंपोज हुआ है, तो डायमंड आप यहाँ पर लिख सकते हो, डायमंड। तो इससे आपको एक बात समझ आ गई कि ये एटम से, ये मॉलिक्यूल से बने हैं। जब भी हमको इनके क्वेश्चन आए और हमको मोल कंसेप्ट सॉल्व करना पड़े, तो हम यहाँ पर एटॉमिक वेट लेंगे और यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट यूज करें। तो सिंपल सी बात हो गई मैटर। दूसरा, जरा सोचो कि अगर मान लो आपको मैं बोल दूं कि 10 ग्राम आपको शक्कर खानी है, 10 ग्राम शक्कर में आपने कितने मोल शक्कर के खा गए, कितने एटम शक्कर के खा गए, कितने इलेक्ट्रॉन खा गए, ठीक है। तो सब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मोल से। मोल कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन एंड मोल कॉन्सेप्ट, जिसे अपन आगे नाम देंगे मोल कॉन्सेप्ट। तो ये दो चीजें, नंबर ऑफ मोल एंड मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल, पहले नंबर ऑफ मोल सीखेंगे, फिर मोल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ध्यान देना, जैसे मान लो आप बोलते हो N2 + 3H2 = 2NH3। ध्यान देना, N2 + 3H2 = 2NH3। तुमने ऐसा लिख दिया। कि पहले छोटी छोटी बातें क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि आपको बात समझ आनी चाहिए कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। कोई भी रिएक्शन ले ली आपने, एग्जांपल N2 + 3H2 = 2NH3। बच्चों ये बताओ मुझे, ये क्या लिखे हैं? ये एक मॉलिक्यूल है, ये 3 मॉलिक्यूल है, कि 3 मोल है, कि 3 इक्विवेलेंट है? ये है क्या? ये क्या है 3? ये क्या है 2? जल्दी बताओ। तो ये मोल्स हैं। क्या है ये? मोल। इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करता है, इसका 2 मोल बनता है, ठीक है। और यहाँ तो साइन इक्विलिब्रियम है, ये ऐसा साइन नहीं है। तो ये साइन के बड़े इंपॉर्टेंस है, इनको समझना होगा, ठीक है। तो ये मोल्स है, ये आपके मोल्स है। और जरा सोचो, यदि मान लीजिए 1 मोल 3 मोल से रिएक्ट करता है, तो 2 मोल कितने से रिएक्ट करेगा? 6 से। समझ आ गया? 10 मोल कितने से रिएक्ट करेंगे? 30 से। अगर ये 1 और 3 मिला के 2 मोल बनाते हैं, तो इसके 10 मोल इसके कितने बना लेंगे? 20। समझ आ गया? तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है, इसको हम बोलेंगे मोल कॉन्सेप्ट। तो ये यहाँ पर जो आप लिखेंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो पहले आपको मैं पूरे नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन समझाऊंगा, फिर मोल कॉन्सेप्ट रिएक्शन में कैसे यूज करना है वो समझाऊंगा। आ गया समझने? तो इसके पढ़ने का इंपॉर्टेंस। तीसरी बात, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ही चलता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से ही सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जैसे मोल कॉन्सेप्ट होता है, वैसे ही इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट होता है। थोड़ा और क्लियर होता है, क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व होते हैं। पहले स्टार्टिंग में टफ लगता है, बाद में जब हम उसको अप्लाई करना सीख जाते हैं तो ये और आसान लगने लगता है। इसको इसमें बदल सकते हैं, इसको इसमें बदल सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं हो तो इक्विवेलेंट से कर सकते हैं, इक्विवेलेंट से सॉल्व नहीं करते आ रहा हो तो मोल से कर सकते हैं। इसका मतलब मोल और इक्विवेलेंट एक दूसरे में क्या है? इंटर कन्वर्टिबल है। एक दूसरे में आप उसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोल को इक्विवेलेंट में बदलना और इक्विवेलेंट को मोल में बदलना, दोनों को एक दूसरे में आप चेंज कर सकते हो। जैसे आपको लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया है कि जस्ट KMnO4 का 1 मोल एसिडिक मीडियम में ऑक्जेलिक एसिड के कितने मोल से रिएक्ट करेगा? ये वाला क्वेश्चन आपको जस्ट लास्ट ईयर आया है, ठीक है। तो कितना सिंपल है कि अगर आपको मोल आता हो तो आप इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट आता है तो मोल में आप बदल सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मोल कंसेप्ट, इक्विवेलेंट कंसेप्ट से रिलेटेड बातें हैं। फिर ध्यान देना सब लोग, जब आपको मोल्स आ जाए, जब आपको मोल्स कैलकुलेट करना आ जाए, तो तुम कंसंट्रेशन यूनिट
कंसंट्रेशन यूनिट्स समझ सकते हो अच्छे से। कंसंट्रेशन यूनिट्स जैसे मोल को 1 लीटर में डाल दिया तुमने तो तुम मुझसे बोलने लगोगे मोल पर लीटर। इक्विवेलेंट को 1 लीटर में डाल दिया तुमने तो तुम बोलने लगोगे इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसका मतलब जब तक तुम्हें ये नहीं आएंगे तब तक तुम्हें क्या नहीं आएंगी, कंसंट्रेशन यूनिट्स क्लियर नहीं होगी। तो पहली कंसंट्रेशन यूनिट मोलैरिटी, दूसरी कंसंट्रेशन यूनिट नॉर्मेलिटी, तीसरी कंसंट्रेशन यूनिट मोलेलिटी, चौथी कंसंट्रेशन यूनिट मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट। पहले ये लिखना चाहिए पर मैंने लिख दिए पढ़ाने में, पहले आपको यही पढ़ाऊंगा। मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, स्ट्रेंथ परसेंट, ठीक है, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, फॉर्मेलिटी। तो ये मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट है, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में बदलना, मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में बदलना, मोलैरिटी को मोलैरिटी में बदलना, मोलैरिटी को मोल फ्रैक्शन में बदलना, इंटर कन्वर्सन। क्यों? सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन के सारे क्वेश्चन इंटर कन्वर्सन पर ही तो डिपेंड है। सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसके सारे क्वेश्चन किस पे डिपेंड है? मोल को मोल फ्रैक्शन में बदलना, मोल फ्रैक्शन को मोलैरिटी में बदलना, मोलैरिटी को मोल फ्रैक्शन में बदलना, सब एक दूसरे पर वो डिपेंड। तो ये इनके कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे आपको इस साल ही क्वेश्चन दिया था ना, मोलर रेशो ऑफ 3:2 ऑफ बेंजीन एंड ऑक्टेन इज मिक्स्ड, calculate the complete total vapor pressure of the solution when the vapor pressure of pure benzene is 222 and vapor pressure of octane is 480 millimeter Hg। तो आपको मोलर रेशो दिया है, मोलर रेशो को आपको किसमें बदलना है? मोल फ्रैक्शन में। मतलब सिंपल एक जस्ट। तो जब तक आपको मोल फ्रैक्शन को मोलैरिटी में, और इसके पहले ये क्वेश्चन आया था आपको 1 m सॉल्यूशन का मोलैलिटी कितनी है, 1 m की मोलैलिटी कितनी है, और फिर मोल परसेंट आपको दिया था, मोल फ्रैक्शन निकालना था। तो आपको इस तरह के सिंपल इंटर कन्वर्जन वाले क्वेश्चन साथ में रहते ही हैं। इसके जैसे मैंने अभी बताया, इसी साल आपको 3:2 मोलर रेशो दिया है और मोलर रेशो को आपको किसमें बदलना है? बोलो, मोल फ्रैक्शन में, तब वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपको इंटर कन्वर्जन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इनके आगे समझ में क्या पढ़ना है? देन लिख लिया सबने ये? तो कंसंट्रेशन टर्म बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए बच्चों। फिर जब आपको कंसंट्रेशन टर्म आ जाए तो जरा सोचो कि मोलैरिटी में एक की मोलैरिटी 1 mg, दूसरे की मोलैरिटी 3 mg, एक का वॉल्यूम 50 ml दिया, दूसरे का 150 ml दिया, पानी और मिला दिया, तो फिर क्या मोलैरिटी होनी चाहिए? समझ गए? मतलब एक तरह से आपको मोलैरिटी और मोल कॉन्सेप्ट के मिक्सिंग के क्वेश्चन, रिएक्शन के क्वेश्चन, तो रिएक्शन स्टोकियोमेट्री, आपको रिएक्शन दे दी जाए तो आपको पूछ सकते हैं, आपको मिक्सिंग दे दी जाए तो पूछ सकते हैं। तो मिक्सिंग के क्वेश्चन, रिएक्शन स्टोकियोमेट्री के क्वेश्चन, फिर टाइट्रेशन में एसिड बेस टाइट्रेशन के क्वेश्चन, रेडॉक्स टाइट्रेशन के क्वेश्चन,
रेडॉक्स टाइट्रेशन के क्वेश्चन, तो रेडॉक्स टाइट्रेशन और इसमें कोई अंतर नहीं, कॉन्सेप्ट में कोई अंतर नहीं, कॉन्सेप्ट इज सेम, बट हर साल आपको रेडॉक्स टाइट्रेशन का क्वेश्चन आता ही है। रेडॉक्स टाइट्रेशन का क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है, सिंपल है। तो रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री, टाइट्रेशन, ठीक है, इनके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से बड़े सिंपल वे में हम चीजों को समझ सकते हैं। टाइट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लिया तुमने। अब अगली बात, हो गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन के सिंपल लॉ, जैसे आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैं यहाँ पे सिर्फ नाम जरूर लिख देता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, law of multiple proportion, law of constant proportion, law of constant proportion, law of reciprocal proportion, law of reciprocal proportion, law of गेलुजेक लॉ, कितने सारे लॉ हैं, कितने सारे लॉ हैं, ये सब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के हैं। अगर आपको मोल कंसेप्ट, ये स्टोइकियोमेट्री और मोल कंसेप्ट सही आता है तो ये अपने आप बन जाएंगे आप, ठीक है। लॉ ऑफ वॉल्यूम, लॉ ऑफ वॉल्यूम, लॉ ऑफ एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। तो ये बहुत सारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के हैं, तो ये सब पढ़ने 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि अरे बाप रे इतने सारे लॉ, ठीक है। बस सिर्फ बात समझने की, बिल्कुल उनकी माइक्रो बात, आपको माइक्रो चिप डाल दूंगा मैं, दिमाग में सब बन जाएंगे, ठीक है, देख लिए। तो इस तरह से हम इनको पढ़ेंगे। हो गया कंप्लीट, लिख लिया। इसको लिखना इसलिए चाहिए बस केवल अपनी जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, 5 मिनट में हमारा ये क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, ये बात हमको समझ आ गई। और आजकल एक चैप्टर से भैया एक ही तो क्वेश्चन आ रहा है या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, पैटर्न देखा, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिससे क्वेश्चन ना हो। और फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं 2 चैप्टर मिला करके एक क्वेश्चन बना दिया, जैसे आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो अब उसमें पीरियोडिक टेबल भी ले लिया, केमिकल बॉन्डिंग भी ले लिया और मिला के एक क्वेश्चन बना दिया। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम भी ले लिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी ले लिया। क्या पूछा था इस साल, बोलो, के पूछा था, व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इफ द लैम्डा इक्विवेलेंट, लैम्डा एम दिया था, लैम्डा एम ऑफ हाइड्रोजन आयन इज 350, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, एंड एसिटेट आयन इज 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये दिया था आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे आपको पहले अल्फा निकालना है, ठीक है, और फिर अल्फा निकाल के K इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C यूज करना है, मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम और
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। आयनिक इक्विलिब्रियम A इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C अपान 1 माइनस अल्फा। तो ये आपको अल्फा चाहिए, तो अल्फा कैसे निकालोगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। अल्फा इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस अपॉन टोटल मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये दो का कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन, और ये सीधा एनसीईआरटी से, वो सीधा वही का वही, सिर्फ वैल्यू चेंज की थी। एनसीईआरटी में 0.025 थी, इसमें दी थी 0.007। तो ये सिर्फ वैल्यू चेंज कर दी। तो सबसे डेली मैं आपसे बोलता हूँ एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें, एक भी ना छोड़ें। आपका पीरियोडिक टेबल का एक एक क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब मेरी जरूरत नहीं है, आप कहो कि सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप सॉल्व कराओ तो 2 क्लास जाएगी। आप खुद से सॉल्व करो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब जैसे कल मेरी एक बात हो रही थी, खुशी सिमरोले अपने स्टूडेंट है, उसके 2 क्वेश्चन गलत हो गए केमिस्ट्री में, रो रही थी। कल क्वेश्चन आया, बोले मेरे पास फोन आया तो 2 क्वेश्चन के लिए रो रही थी। बोले सर एटॉमिक स्ट्रक्चर का 219 वाला जो क्वेश्चन आया लैम्डा निकालने के लिए, वो एनसीईआरटी से बिल्कुल डायरेक्ट है, वही का वही है। बोले सर कैलकुलेशन लंबा था, जरा सी गड़बड़ हो गई तो टाइम भी गया और वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो एनसीईआरटी के अगर आप क्वेश्चन करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे तो उससे बड़ा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि कई बार क्या है, अपने को आंसर ही याद रहता है, अपने को सॉल्व नहीं करना पड़ा, अरे यार ये तो यही है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट बिल्कुल बना लो। गुस्सा आती है एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखने पे, सबसे ज्यादा गुस्सा आती है, समझ गए? लेकिन काम वही आने वाला है बस। और गुस्सा तो मैं मुझ पे भी आ रही होगी कि क्यों बार बार एनसीईआरटी बोल रहा है, क्यों, हम तो देखते ही नहीं उसकी तरफ। ठीक है, तो गुस्सा मुझ पे भी आ रही होगी, लेकिन जिसपे गुस्सा आती है समझ लो वो सही बात बोल रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आती है? माँ बाप पे। ठीक है कि नहीं? क्यों देवांशी, सही है ना? पापा पे सबसे ज्यादा गुस्सा आती, बार बार टोंचा लगाते रहते हैं, ऑफिस से आए नहीं और टोंचा लगा रहा है, पढ़ नहीं रहे। तो जिनसे गुस्सा आती है वो आपका भला सोचते हैं। तो एनसीईआरटी पे अगर आपको गुस्सा आ रही है, इसका मतलब वो आपका भला सोचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर डालो, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन ले लो, बिना सॉल्यूशन के मत बैठना। ठीक है, एनसीईआरटी और उसका सॉल्यूशन जीआरबी का बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, बड़ा परफेक्ट है। उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वो भी अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छा है, तो वो ले लो और पूरा सॉल्व कर डालो। ये मत सोचना, मैं आपको फिर बार बोल रहा हूँ कि ये मत सोचना ये तो सॉल्यूशन पढ़ लिया अपन ने, देख लिया, हाँ समझ आ गया। गलत, आपका अप्रोच ही गलत है। समझ गए कि सॉल्यूशन देखने पे समझ आ गया, अब इसे करने की जरूरत नहीं है। पहला तो सॉल्यूशन नहीं देखें, सॉल्यूशन पूरा हाथ से बनाएं, ठीक है, आंसर चेक कर लें, और फिर उसके बाद एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखें। यदि उसमें सरल मेथड, इजी मेथड दिया है तो उससे भी कर लें, अपन ने इजी किया तो उससे कर लें। ये तरीका बिल्कुल अपनाना है, छोड़ना नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, तो क्यों दूसरी जगह दिमाग लगाया जाए और अपना टाइम खराब किया जाए और सिलेक्शन खराब किया जाए। चलिए लिखते हैं। तो यदि मैटर एटम से कंपोज्ड है, ठीक है, वैसे मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझा चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा फिर से यहाँ पे समझाऊंगा। एटॉमिक मास, जैसे आपका मैटर कंपोज्ड ऑफ एटम, ये बात करें, जैसे एग्जांपल आपने कोई सा भी ले लिया गोल्ड, तो आपको एटॉमिक मास चाहिए। ठीक है, एटॉमिक मास चाहिए, तो एटम, जरा सोचो, एटम इज कंपोज्ड ऑफ एक तो प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। ये 3 चीज होती है एटम में, समझ गए? अब अगर मान लो एटम का मास निकालना है तुमको, तो आपको किसका मास चाहिए? प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का। तो ये हम यूज करते हैं पहले तो एएमयू में। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है जल्दी बताओ? 1.0075 अप्रॉक्स लिख दिया है, अप्रॉक्स। ठीक है, एग्जैक्टली वही लिखा है मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अप्रॉक्स लिख दिया 75 AMU। सोचो एटॉमिक मास यूनिट, बच्चों 1 के बाद 1 जीरो लगा है, फिर 2 जीरो लगा है, फिर 7 आ रहा है,
तो यार हमें क्या जरूरत, समझ गए बात को, बहुत सारे जीरो लगे, हमको 1 लेना है, तो अब हमको इसका वैल्यू 1 AMU लेना है। इसका वैल्यू कितना लेना है? 1 AMU। ये झंझट को आप खत्म कर दो और 1 AMU ले लो प्रोटॉन का मास। फिर न्यूट्रॉन का मास 1.0079, थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन फिर भी क्या पॉइंट के बाद कितने जीरो लगे बोलो? तो यार इसको भी छोड़ दो और क्या ले लो बोलो? 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट ही ले लो, 1 एटॉमिक मास यूनिट ले लो। इलेक्ट्रॉन का मास, भाई एटम तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन 3 से मिलकर बना है, और तीनों का मास, जैसे ये फैन 3 से मिलकर बना है, एक ढक्कन हो गया, एक ये हो गया, ये तो ये भी खुल जाता है, इसका मास ले लो, इसका मास ले लो, तो ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। ये हो गया न्यूट्रॉन और ये हो गया प्रोटॉन, ये बन गया पेन, तो मास तो तीनों का लगेगा। व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन? लिख दिया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लिख रहा हूं 0.0054 AMU। क्या आप बताओ क्या करूं? बताओ क्या करूं? कर दूं इसको? कितने जीरो लगे? पहला जीरो, ठीक है, इसके बाद फिर पॉइंट, फिर दूसरा जीरो, फिर तीसरा जीरो, जीरो के बाद जीरो, जीरो जीरो, क्या जीरो, समझ गए? तो मैं जीरो ही कर देता हूं इसको, जीरो, समझ आ गया? यानी अब आप जब एटम का मास लिखने जाओ तो आप इलेक्ट्रॉन के मास को हटा दो, क्योंकि क्या ले लिया अपन ने बोलो? जीरो। अब केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ही एटम के मास को डिसाइड करने वाला है। तो बात क्लियर हो गई? एटॉमिक मास, अब वो भी मैंने ये हटा दिया, यानी सीधी सी बात, नंबर ऑफ प्रोटॉन और उसका मास कितना है बोलो? 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसका मास भी कितना है? 1। तो दोनों का जब मास बने तो लफड़ा ही नहीं है, सीधा सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज एटॉमिक, समझिए? तो एटॉमिक मास इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये अब ध्यान देना बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर कोई काम का नहीं है, ठीक है, थोड़े बहुत काम का है, जो हो चुका है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बस उतना ही काम का है। अब सिर्फ क्या काम का है? एटॉमिक मास। सारे कैलकुलेशन किससे होने हैं? एटॉमिक मास से। काय में? पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में। इसलिए इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एटॉमिक मास का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब बच्चों ये आया एटॉमिक मास यूनिट में, इसमें आ गया एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। अभी मैं तुमको एटॉमिक मास यूनिट भी समझा दूंगा, क्वेश्चन आया है आपको नीट में एटॉमिक मास यूनिट का, तो आप उसको भी पहचान लोगे। तो ये फटाफट लिखो। हो गया? हो गया बेटा ये? तो आप देखो इधर, इसको हटा रहा हूं मैं, ध्यान दो। यहां पर मैं ले रहा हूं एटम, और यहां पर मैं ले रहा हूं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू, ये आपका हो गया एटॉमिक मास, ये आपका हो गया एटॉमिक मास। सपोज आपने हाइड्रोजन ले लिया, बताइए हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने होते हैं? 1। और एटॉमिक मास, प्रोटॉन का मास कितना मान लिया था? 1। तो 1 इंटू 1, अब इंटू की जरूरत नहीं, आप समझ चुके हो, बस 1। न्यूट्रॉन कितने होते हैं जल्दी बोलो? न्यूट्रॉन कितने होते हैं? अरे कोई न्यूट्रॉन होता है हाइड्रोजन में? हाइड्रोजन ही तो ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। बस बाकी सब में न्यूट्रॉन है, पूरी दुनिया में सब में न्यूट्रॉन है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है। बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना? समझ आ गया?
एटॉमिक मास। अगर सोचो, अगर मैं यहां पर H2 कर दूं, H2 कर दूं, तो मॉलिक्यूलर मास कितना, जल्दी बोलो, कितने हैं? 1 इंटू 2, ये 2 है, और एटॉमिक मास तो कितना होता है? 1। तो सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मास इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। तो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया 2 AMU। बहुत ध्यान से बात को समझना बच्चों। अब यहां तो AMU की बात है, ध्यान से सुनना। इस AMU को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो, बिल्कुल मत डरो। AMU को किस में रिप्रेजेंट कर दो? ग्राम में। तो ये बन गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास बन गया। समझ गए? क्या बन गया? मोलर मास, जिसको मैं फिर से लिखूंगा। तो यहां पर सीधा आप लिखेंगे 1 ग्राम पर मोल। ये आपका 1 ग्राम हाइड्रोजन का क्या बन गया? एटॉमिक मास इन ग्राम। तो मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं, ये एटॉमिक मास इन ग्राम बन गया। मैंने ये भी यहाँ पे एटॉमिक मास इन AMU लिखा बच्चों, और यहां पर ये जो लिखा एटॉमिक मास इन ग्राम, और कैसे? पर मोल। तो ये आगे पर मोल भी डाल दिया मैंने, ये पर मोल। तो ये जो AMU दिया है, AMU का मतलब है एक एटम का मास, और यहां पर जो 1 ग्राम लिखा है, ये 1 मोल का मास, ग्राम पर मोल। तो आप बिल्कुल नहीं डरेंगे, 1 AMU को सीधा क्या लिखेंगे? 1 ग्राम। ठीक है? और रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 1 ग्राम पर मोल, माने 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मास कितना हो गया? 1 ग्राम। तो बताओ, यहां पर मॉलिक्यूलर वेट 2 AMU है, इसको तुम क्या लिख सकते हो? मॉलिक्यूलर वेट ग्राम पर मोल। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो ये आ गया आपका हाइड्रोजन के लिए 2 ग्राम पर मोल। थोड़ा सा समझिए, ये दो बना दो, आगे क्या लगा दो? ग्राम। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया? 2 ग्राम। AMU में कितना है? 2। ग्राम में कितना है? 2। उतना ही का उतना, भूलना नहीं यार। ठीक है? तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है। हीलियम ले लिया, जरा दिमाग लगाओ। हीलियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? 2। कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 2। और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। बच्चों, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना माना आपने? तो 0 इंटू 2 क्या हो गया मामला? यानी इलेक्ट्रॉन को तो भूल जाओ मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास में। ठीक है? बिल्कुल भूल गए। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या आ गया? बोलो 4 AMU। इसको क्या लिख सकते हो? जल्दी बोलो। 4 ग्राम पर मोल। तो बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट हो गया, एटॉमिक वेट हो गया 4 ग्राम। एटॉमिक वेट क्या हो गया? ग्राम में 4 ग्राम और AMU में 4 AMU। ठीक है? ग्राम में 4, AMU में 4। अब कोई डरने की जरूरत नहीं। चलिए आगे देखिए। यहां पर अब ये तो होता नहीं है, इस तरह से आप लिखते जाओ, जरा 2-4 से लिख दें बस। इसके बाद हमारा लिख लिया सबने ये। ठीक, बता दें अब इसको। तो इस तरह से आप एटॉमिक मास लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं। चलिए देखिए, नाइट्रोजन, प्रोटॉन होते हैं 7, न्यूट्रॉन 7, एटॉमिक मास हो गया 14 AMU, 14 ग्राम पर मोल। 14 ग्राम। कोई नाइट्रोजन का एटॉमिक मास पूछता है तो तुम क्या बोलते हो? 14। क्या बोलते हो? 14। क्या
AMU में भी और ग्राम में भी 40, ठीक है, समझ गए। और ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम भी लिख दिया। और अगर मान लो मुझे N2 बनाना हो तो बताओ मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? 14 इंटू 28, 14 इंटू 2 28 ग्राम। AMU में लिखना हो तो AMU में 28 ग्राम पर मोल, 28 ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं। अरे एक एटम का मास कितना है बोलो? 14। तो N2 में कितने एटम हो गए? तो कितना? 14 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 28 AMU में, और ग्राम में 28 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन 8 प्लस 8 कितना हो गया? 16। बच्चों प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन में प्रोटॉन भी 8 न्यूट्रॉन भी 8, कितना हो गया? 16। अगर आपको O2 बनाना है तो कितना हो जाएगा? 16 इंटू 2 32। अब बार बार नहीं लिखता, ये ग्राम AMU दोनों सेम, ये दो दो साइन कर दिए मैंने, AMU में लिखना हो चाहे ग्राम पर। ऑक्सीजन हो गया। चलिए सोडियम, सोडियम क्या होते हैं? 11 प्लस 12। बच्चों प्रोटॉन कितने होते हैं सोडियम का? एटॉमिक नंबर 11। और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? तो टोटल क्या हो गया? 23। समझ गए क्या हो गया? 23। अच्छा मुझे अगर मान लो NaOH बनाना हो, अब बताओ 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1 इक्वल टू क्या हो गया? समझ गए? तो आपको मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, एटॉमिक मास का क्लियर होना चाहिए। बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, ये याद रखने, ये दिए नहीं जाएंगे तुमको, ये क्वेश्चन में दिए नहीं जाएंगे, जो मैं लिख रहा हूं उन्हें याद रखना है, न्यूमेरिकल में आपको दिए नहीं जाएंगे। हाँ अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट हो, डी हो कोई, जैसे आपको जिंक सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो सल्फर ऑक्सीजन जिंक नहीं दिया जाएगा, समझ गए? ये कॉमन है, जो कॉमन है सोडियम NaOH, तो क्या सोडियम का 23 देगा वो? नहीं। आपको याद होना चाहिए भैया 23 प्लस 16 प्लस 1 40। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट है, जैसे आपको मैग्नीशियम बच्चों बहुत ध्यान रखना है, 12 प्लस 12 24 होता है मैग्नीशियम, ठीक है। आपको एल्यूमिनियम याद रखना है। अब बताओ कभी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के हैं, और कभी एटॉमिक मास 27 नहीं दिया जाता। किसको मालूम एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का? नहीं याद है? 27 मैंने बोल दिया, तो 27 एल्यूमिनियम, ठीक है। 13 प्लस 14 इक्वल टू 27। इसकी जरूरत नहीं, सीधा ये याद करना है, ये याद करना है, ये रहे तो अच्छी बात है, ये तो मालूम ही रहता है। एल्यूमिनियम 27 होता है, ठीक है। और एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन छोड़ दो, फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है, फास्फोरस 31 होता है, ये 31। बोले यार ये तो 15 याद है, ये याद नहीं रहे तो क्या करें? ये याद करना है ना 31, फास्फोरस का याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर सल्फर सभी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 प्लस 16 इक्वल टू बोलो 32, समझ गए? अगर मान लो मुझे आपको मॉलिक्यूल H2SO4 मैंने दिया, अब बताओ क्या H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट किसी क्वेश्चन में दिया रहता है क्या? नहीं, आपको मालूम होना चाहिए। कैसे? लिख देता हूं 1 इंटू 2 सल्फर 32 ऑक्सीजन 16 इंटू 4 इक्वल टू 98 है। तो ये आपको कभी भी दिया नहीं रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसलिए अरे भाई क्लोरीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 17, ठीक है, इसको सीधा याद करना। अब ये 35.5 ले लेते हैं। बोले यार सर ये तो गड़बड़ा मामला, 0.5 कहां से आ गया? क्लोरीन का आप कितना लेते हो? सबको याद है 35.5 जनरल एटॉमिक मास। तो मैं आपको भी समझाऊंगा कि ये 35.5 कहां से आ गया, ठीक है।
नॉर्मल दो टाइप की क्लोरीन हमको आइसोटोपिक मिलती है, मैं आगे समझाऊंगा, पहले आपको थोड़ा सा एटॉमिक मास के बारे में मैं समझा दूं, ये पॉइंट आगे। ध्यान देना बच्चों, क्लोरीन ब्रोमीन का याद रखना, ब्रोमीन का होता है एटॉमिक मास सीधा 80 लिख दिया मैंने, आयोडीन का होता है 127, आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड करके देख लेना सबके, तो ये आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर, मुझे तो याद है, ब्रोमीन आयोडीन 127 ये याद रखना, और कॉपर 63.5, जिंक 65, ये याद रखना, जिंक और कॉपर, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। अब आप एटॉमिक मास की जनरल बात और मॉलिक्यूलर मास की जनरल बात समझ गए होंगे। समझ गए सब लोग की नहीं? यूरिया मॉलिक्यूलर वेट, यूरिया का निकालो कितना आता है, C12H22O11, शुगर का निकालो, यूरिया का निकालो, ये शुगर, यूरिया और ग्लूकोज C6H12O6, ये बच्चों सीधे याद होने चाहिए, इन्हें ऐसे निकाल निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, आप तो निकालना आ गया ना। किसको याद है अभी आपको यूरिया का क्वेश्चन आया 60, अब भी इसी साल आया आपको यूरिया का क्वेश्चन 60, ग्लूकोज का ये 342 और ये 180, ये तीनों आपको इस साल आए। किसमें आए जरा देखो, आप कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 10 ग्राम ऑफ यूरिया और दिया P1, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया P2, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज दिया P3। ठीक है, what will be the order of osmotic pressure of this solution? आंसर था P2, P1, P3, आपको इसी साल का क्वेश्चन है, तो आपको ये चीजें याद रहने चाहिए कि बस तो कुछ जो खास है उन्हें तो सीधा H2SO4 98 सीधा याद होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल याद रहने चाहिए, यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, H2SO4, HCl, इन्हें बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। अब बताओ, यदि मान लो क्लोरीन का 35.5 है तो Cl2 गैस का कितना होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट, बोलो? 35.5 इंटू 271, ये मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, इनका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। हो गया बेटा, पॉइंट क्लियर हो गया सबको? अब तुम्हारे माइंड में क्लोरीन का 35.5 गूंज रहा है कि ये कैसे हो रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको नीट में 3 बार पूछा गया है, बोरान पर पूछा गया है, आयरन पर पूछा गया है, क्लोरीन पर पूछा गया है। ठीक है, आप 15 साल के पेपर उठाइए, आपको 3 बार मिलेगा, ये बोरान पर मिलेगा, आयरन पर मिलेगा, कार्बन पे मिल सकता है। ठीक, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 35.5 कैसे, इसको बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास। कैसे निकलेगा यहां पर ध्यान देना, क्लोरीन के आइसोटोप होते हैं, एक होता है 1735, एक होता है 1737। ध्यान देना बच्चों, एटॉमिक नंबर तो 17 है, इसलिए इनका नाम क्या, आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब जिनमें एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो। और मैंने सारे आइसो टाइप के एटॉमिक स्ट्रक्चर की सबसे लास्ट क्लास में समझा भी दिए है। ठीक है, तो आइसोटोप है। इसका अबंडेंस, ध्यान से सुनिएगा, अबंडेंस रेशो होता है 3:1, यानी एटमॉस्फेयर में ये वाली क्लोरीन
और ये वाली क्लोरीन 35 और 37, इसको लिख के नहीं दिया जाएगा, इसको लिख के नहीं दिया जाएगा। 35 37 3:1 के फॉर्म में होती है, ठीक है। 3:1 का मतलब आप इसे मान सकते हैं एटमॉस्फेयर में ये 75% है तो ये 25%, आप ऐसा भी लिख सकते हैं 75-25 या 3:1, ठीक है। अब आपने ध्यान देना, इस कमरे में आपने 1 लीटर क्या ले ली, क्लोरीन, 1 लीटर एयर ले ली, पर उसमें क्लोरीन का रेशो क्या है, ये। अब आपने उससे क्या कैलकुलेट करना था, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जब आप कैलकुलेट करोगे तो ऐसा आएगा बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू, सीधा मैंने यही लिख दिया, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू, इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2, इसको मैंने मान लिया 1, इसको मान लिया मैंने 2, आइसोटोपिक मास ऑफ 1 इंटू अबंडेंस रेशो, आइसोटोपिक मास ऑफ 2 इंटू अबंडेंस रेशो डिवाइडेड बाई टोटल 3+1। ये देखो 35 एटॉमिक मास, अबंडेंस कितना है 3, तो 35 इंटू 3 प्लस ये कितना है बच्चों 37, और ये कितना है 1, प्लस 37 इंटू 1 डिवाइडेड बाई ये कितना है 3 प्लस ये कितना है 1, 3+1। अब अगर आपने ये 75 लिया, ये 75 तो ये 25 हो जाएगा, तो 75 प्लस 25 100 हो गया, तो वो भी कर सकते हैं। आ गया बात समझ में? तो फार्मूला ये हो गया, आइसोटोपिक मास ऑफ 1, ये 1 मान लिया मैंने 35 इंटू ये देखो ये रेशो जो एटमॉस्फेयर में अबंडेंस रेशो है वो, तो ऐसा लिख देता हूं मैं अबंडेंस रेशो प्लस दूसरा आइसोटोपिक मास ऑफ सेकंड। ऐसे 10 भी हो तो सबके आइसोटोपिक मास इंटू अबंडेंस रेशो ऐड करते जाओ और लास्ट में 100 से डिवाइड कर दो। आइसोटोपिक मास ऑफ सेकंड इंटू उसका अबंडेंस रेशो जो आपको दिया है वो, डिवाइडेड बाय ये अबंडेंस रेशो प्लस ये वाला अबंडेंस रेशो, माने टोटल मिला के जो हो वो। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 35.5। दिस इज द, बोलो क्या बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया आपको? ये क्लियर हो गया आपको? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? अब एनसीईआरटी से बोरान का क्वेश्चन भी सॉल्व करना। अच्छा देखो, अगर ये 3 होते, जैसे ये 35 होता, 37 होता और आपका सपोज 39 होता, तो ये रेशो दिया जाता, इसका दिया जाता 39 वाले का, तो आप क्या करते, ये प्लस 39 वाले का, मतलब आप सम करते जाएंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल यहाँ पर जो देखना उससे, ठीक है। तो तो अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है एनसीईआरटी से आयरन के लिए। आयरन के ऐसे आपको दिए जाएंगे आइसोटोपिक मास और एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। बोरान के लिए करना है सॉल्व, और कार्बन के लिए और हाइड्रोजन के लिए, ये 4 आपको दिए हैं। बोले सर ये कहाँ मिलेगा आपको? हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में इसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड जो 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिया, उसमें आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन वहीं पे आइसोटोपिक कार्बन में भी मिल जाएगा, और ये तो आपको इसी चैप्टर में मिल जाएंगे ये वाले, ठीक है।
तो करिएगा इसको। तो अब मुझे बताओ, आपको एवरेज एटॉमिक मास 35.5 का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन और माइंड में उठता है कि जैसे आपने बोले सर कार्बन का एटॉमिक मास आपने 12 दिया, ये ऐसा लिख देते हैं, नीचे 6, यहाँ किसी भी स्पीसी को लिखना है तो यहाँ पर उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं और यहाँ पर उसका एटॉमिक मास लिखते हैं। ठीक है, कोई का भी आप न्यूट्रॉन लिखना है तो यहाँ पे चार्ज लिख सकते हैं, इसको अपन न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हैं। इसको आप न्यूक्लियर, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या, चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर वर्ड हटाओ तो क्या बचा, केवल चार्ज। तो जैसे आपको न्यूट्रॉन रिप्रेजेंट करना है तो ये न्यूट्रॉन रिप्रेजेंट हो गया है, देखो न्यूट्रॉन पर चार्ज बने हो उसका मास कितना है 1। प्रोटॉन रिप्रेजेंट करना हो तो प्रोटॉन का बोलो चार्ज कितना होता है 1 और मास कितना होता है 1, ये होता है ऐसा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करना है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है -1 और मास कितना होता है 0। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। किसी के जो सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 और एटॉमिक मास कितना होता है 23। तो कभी भी किसी भी स्पीशी को लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। बोले सर कभी कभी यहाँ लिखा रहता है, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो, इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम ऐसा लिख के दे दिया, ये देखो 12 24, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है कि यार यहाँ लिख दिया तो अब क्या होगा। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी। आ गया समझ में? चलिए फटाफट लिखिए। ठीक, अब बच्चों AMU, न्यूट्रॉन का मास 1 AMU। ठीक है, तो AMU का मतलब क्या होता है उसे आप क्लियरली समझ लीजिए। एटॉमिक मास यूनिट स्मॉल से लिखना चाहिए, AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे कि भाई एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। अच्छा, सब जानते हैं एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? सबसे पहले बताओ एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। इसे समझने के पहली चीज क्या है, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर इसे NA से रिप्रेजेंट करते हैं, A फॉर एवोगैड्रो, N फॉर नंबर। एवोगैड्रो नंबर ये होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, 23 पार्टिकल्स, अच्छे से सुनना, पार्टिकल्स पर मोल, ये होता है एवोगैड्रो नंबर। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स पर मोल। फिर ध्यान से सुनना, ये पार्टिकल जो हो सकते हैं वो एटम हो सकते हैं, ये पार्टिकल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ये पार्टिकल आयन हो सकते हैं, ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये पार्टिकल प्रोटॉन हो सकते हैं, ये पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल पेन हो सकता है, ये पार्टिकल एलिफेंट हो सकता है, एलिफेंट को एक पार्टिकल मान सकते हैं। ठीक है, तो एक मोल में जितने पार्टिकल होते हैं वो एवोगैड्रो नंबर कहलाते हैं। ठीक है, एक मोल किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में जितने भी पार्टिकल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एवोगैड्रो नंबर। पार्टिकल मॉलिक्यूल हो, ठीक है, पार्टिकल क्या हो, मॉलिक्यूल। जैसे आपको बोल दिया जाए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल,
तो इसका मतलब क्या, 6.022 इंटू 10⁻23 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल दिए 1 मोल में होंगे, 1 मोल ग्लूकोज में। तो अभी मैंने फिलहाल ये पर मोल लिख दिया और ये पार्टिकल का मतलब आपको लिख दिया। आप डरे ना, परेशान ना हो, पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, ये पहली बात है, ठीक है, लिख लिया सबने। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, कार्बन का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास आप कार्बन बताओ कितना होता है, बोलो। 12 ग्राम पर मोल, ये एटॉमिक मास होता है कार्बन का। तो सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानते हैं कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। आप बोलते हैं 12, सही बोलना चाहिए, ठीक है, 12 ग्राम पर, यानी 1 मोल। और 1 मोल में कितने पार्टिकल हैं जरा बोलो, 1 मोल, 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेंट 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन, बोलो कार्बन के क्या, और कार्बन के पार्टिकल एटम है कि मॉलिक्यूल है कि आयन है कि क्या है, जल्दी बोलो, एटम। तो कार्बन एटम, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के क्या है, एटम, एक मोल में। और एक मोल में कार्बन का कितना मास है, ठीक है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन कंटेन 12 ग्राम। कितने ग्राम, समझ आ गया, ध्यान से, 12 ग्राम कार्बन का मतलब क्या है, उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम। एक मोल में कितने कार्बन एटम होने चाहिए ये बताओ, एक मोल में कितने एटम होना चाहिए बताओ, एक मोल में कितने एटम होना चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23। ध्यान देना, एक मोल में कितने पेन, समझ गए, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पेन। एक मोल में कितने कुत्ते, समझ आ गया। तो एक मोल में कितने कार्बन एटम, एक मोल का मास कितना है, एक मोल का मास कितना है, समझ गए, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम में कितने एटम होना चाहिए कार्बन के, समझ गए। तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन कंटेंट्स 12 ग्राम। या ऐसा भी लिख सकते हो, 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के एटम का मास कितना है, ऐसा लिख सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स इज 12 ग्राम। ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। अरे इसका मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ ना, ये स्टेटमेंट सेम है, समझ आ गया। 6.022 10⁻23 का मास कितना है, 12 ग्राम। तो बोलो कार्बन के एक एटम का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना आ जाएगा बताओ, इतने एटम का मास कितना है, इतने एटम का मास 12 ग्राम है, तो एक एटम का
कितने ग्राम, समझ गए? इतने कार्बन एटम, ये लिखा मास ऑफ 20 कार्बन एटम 12 ग्राम, तो एक एटम का 12 अपान एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, दिक्कत आ रही है इसमें समझने में? ये तो पहली क्लास का यार, थर्ड क्लास के बच्चे से पूछो तो बता देगा। 300 रुपए में 300 रुपए में 10 पेन आते हैं, तो एक पेन, 300 रुपए में 10 पेन आते हैं तो एक पेन 30 रुपए में आएगा ना। तो अगर मान लो इतने का मास इतने ग्राम है, तो एक का मास कितना होगा? तो ये आ गया अगली बात। एएमयू की डेफिनेशन, ये कार्बन के एक एटम का मास आया, ये कार्बन के एक एटम का मास आया, इस कार्बन के एक एटम के मास का 1/12, जैसे ये पेन का मास, इस पेन का मास ये आ गया, और इसका भी 1/12 करना है, 12 हिस्से कर तो ठीक है। तो एएमयू की डेफिनेशन हो गई, एएमयू कार्बन 12 के एक एटम का 1/12, कार्बन 12, कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप है, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14, C14 बोलते हैं, 3 आइसोटोप कार्बन के, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। एटॉमिक नंबर सभी का क्या है? 6। ये तुमने कार्बन C14 ज्यादातर पढ़ा होगा, रेडियो एक्टिव, और कार्बन 12 अपन नॉर्मल पढ़ते हैं, नॉर्मल कार्बन 12, स्टेबल कार्बन 12। ठीक है, ये लेना है। इस कार्बन 12 के एक एटम का मास ये निकाल लिया, और इस एक एटम के मास के भी कितने हिस्से कर दिए जाए? 12 हिस्से, माने 1/12, 1/12 मास ऑफ, एएमयू की डेफिनेशन, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। C12 ऐसा लिख सकते हैं आप, C12, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में डाल दिए, इस पूरे को ऐसा लिख सकते हैं 1/12। ठीक है, आगे इसको यहां लिख दो, ब्रैकेट में डाल दिया मैंने, C12 एटम। अब देखो, ये मास ऑफ 1 कार्बन एटम आ गया, ध्यान देना इधर, ये एएमयू निकाल रहे हैं, ये एएमयू निकाल रहे हैं, 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, ये लिख दिया मैंने, इसका मास हो गया ये, और इसका भी क्या करना है, 1/12 का मतलब ये 12 से 12 कैंसिल हो गया बच्चों, 1/एवोगैड्रो, 1/एवोगैड्रो नंबर जो आया वही क्या बन गया? एएमयू। और जब इसको आप सॉल्व करोगे, तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ जाएगा, ये एक एएमयू का ग्राम में वैल्यू हो जाएगा। ये दिख नहीं रहा है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, दिस इज इक्वल टू 1 एएमयू, ये 1 एएमयू के बराबर है। बोले सर कैसे, इतना याद रखना? क्या बोल दिया मैंने, ये 12 से 12 गया, क्या बचा? 1/एवोगैड्रो, कभी नहीं भूलोगे, 1/एवोगैड्रो नंबर को ही क्या बोलेंगे? 1 एएमयू। लेकिन पूरा तरीका आपको समझ आ गया कैसे समझना है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, ये वाली यही आती है। ठीक है, हो गया क्लियर सबको? 1/12 ऑफ कार्बन 12 मास।
लिख लिया सब लोगों ने? तो एक मोल किसी भी चीज का, एक मोल किसी भी चीज के एटम हो तो उसका एटॉमिक मास बोलने लगेंगे। ठीक है, इसी का नाम हम मोलर एटॉमिक मास बोलते हैं। अब तब भी समझना, नॉर्मल आप एटॉमिक मास बोल देते हो बच्चों की तरह, ठीक है, इसे आप क्या बोलोगे? सही मोलर एटॉमिक मास। इसे ही आप क्या बोल देते हो? एटॉमिक वेट। तो बच्चों एटॉमिक वेट बोलो, सही है, मोलर एटॉमिक मास बोलो, एटॉमिक मास बोलो, पर इसे अब आप ग्राम में रिप्रेजेंट करने लगो, इसे आप ग्राम में रिप्रेजेंट करने लगो तो ये बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। इसी को हम बोलने लगते हैं फिर ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, कुछ कष्ट तो नहीं? तो अब आप बिल्कुल नहीं डरे, एटॉमिक मास ग्राम में रिप्रेजेंट करिए, मोलर एटॉमिक मास ग्राम में रिप्रेजेंट करिए, एटॉमिक वेट ग्राम में रिप्रेजेंट करिए, और उसे आप बोलने लगिए ग्राम एटॉमिक वेट। ठीक है, एग्जाम्पल, सोडियम का कितना होता है? 23। तो एग्जाम्पल ले लिया आपने एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो 23 लिखिए, मोलर 23 ग्राम लिखिए, 23 ग्राम लिखिए, 23 ग्राम लिखिए, और ये 23 ग्राम लिखिए। क्यों ऐसा लिखा बार बार 23? आपके भेजे में सही बात चली जाए कि भैया 23 एटॉमिक मास बोलिए, तो एएमयू को आपने किसमें बोल दिया? अब सब क्या में किसमें लिख रहे हैं आप? ग्राम एटॉमिक मास, यही मोलर मास होता है, मोलर मास। ठीक है, मोलर मास। बोले सर ये क्यों लिखा मोलर मास? मोलर का मतलब एक मोल का मास, और एक मोल में कितना होता है? 6 पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। ध्यान देना, एक सोडियम 2, 3, 4, 100, लाख, करोड़, अरब, और क्या ले लिया? 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम के एटम ले लिए, तो उनका मास कितना आ जाएगा? 23 ग्राम। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम इक्वल टू 23 ग्राम। 23 ग्राम, समझ आ गया? तो कोई दिक्कत तो नहीं? माने अगर आपने एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स काउंट कर लिए सोडियम के, और उनको तराजू पे रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, ठीक है, और इधर बांट बढ़ाते रहो, तो 23 ग्राम आ जाएगा। समझ आ गया? और उल्टा सोचो कि 23 ग्राम तुमने सोडियम तौल लिया, तराजू लो बिल्कुल एकदम अच्छी वाली, ये वाली नहीं बनिया की दुकान पे गए बोले 2 किलो शक्कर दे दे, वो आधा शक्कर 10 ग्राम कमी देता है। ठीक है, कोई बनिया हो तो माफ कर देना, कोई की दुकान हो, मजाक कर रहा हूं। तो 23 ग्राम अगर आपने सोडियम तौल लिया, और उसमें एक एक एटम निकालते जाओ, एक एटम, बोले एक एक एटम, आंख से तो दिखते नहीं, मैं तो तरीका बता रहा हूं। ठीक है, एक एक एटम निकालते जाओ, तो कितने एटम गिनोगे? समझ गए? जिंदगी सड़ जाएगी गिनते गिनते। 23 ग्राम सोडियम एटम को, 23 ग्राम सोडियम एटम को एक एक एटम निकाल निकाल के काउंट करोगे तो इतने आ जाएंगे। आ गया समझ में? तो हमेशा ध्यान रखना, यदि इतने का मास इतने ग्राम है तो एक एटम का मास क्या हुआ? एक एटम का मास, मास ऑफ वन एटम।
बस हमेशा याद रखना एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एटॉमिक वेट जो कि ग्राम में लेना है अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एवोगैड्रो नंबर। ये एक याद दिख नहीं रहा नीचे, ये दिखता है मास ऑफ वन एटम, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट इन ग्राम लेना अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इससे आप डिवाइड कर दीजिए, आपको एक एटम का मास मिल जाएगा और वो भी किसमें आएगा, कैलकुलेट करोगे तो ग्राम में। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये नेक्स्ट ग्राम मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। ठीक है, हम जनरली लिख देते हैं मॉलिक्यूलर वेट, बट लेते हैं ग्राम में, या ग्राम मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल आप NaOH ले रहे हो, तो 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1 इक्वल टू 40 ग्राम। ठीक है, यहां पर बिल्कुल वही चीज देखना अच्छे से, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। यहां पर मैं वर्ड चेंज कर रहा हूं, सब ध्यान से देखिएगा। ये देखिएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल अगर आपके पास है, आपने NaOH के मालिक, ये Na ये OH मिला के ये NaOH हो गया, NaOH के कितने मॉलिक्यूल ले लिए, समझ गए? तो उसका मास काय के बराबर आएगा, ये NaOH के मॉलिक्यूल ले लिए तुमने, तो उसका मास काय के बराबर आएगा, ये लिखा है। यानी आप 40 ग्राम NaOH तौल लो, तराजू पे रखो, 40 ग्राम NaOH आप तौल लो। ठीक है, तो उसका जो मॉलिक्यूल काउंट करोगे वो कितने मॉलिक्यूल होंगे, इतने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने मॉलिक्यूल्स का मास कितना है, तो एक मॉलिक्यूल का मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, अगर आपको मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकालना है तो एटॉमिक मास की जगह यहां पर अब आप कर दो मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कर दो, माने 40 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो ये एक NaOH के एक मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन, इसका सिंपल है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है। तो इस तरह हम एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहां पर यूज करेंगे 40 बाई एवोगैड्रो नंबर, 40 बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये आप काउंट कर लेंगे तो एक NaOH का मॉलिक्यूल का मास आपको मिल जाएगा, और वो किस में मिलेगा, ग्राम में। आ गया समझ में अच्छे से? तो आज की क्लास की बहुत बड़ी वैल्यू है जो आपको समझ में कई बार नहीं आती है बच्चों को, कि यार हम लिखे क्या, आखिर क्या चाहते हैं, AMU लिख देते हैं, कभी ग्राम लिख देते हैं, कभी कुछ लिख देते हैं, कभी कुछ लिख देते हैं। ठीक है, तो हटा दें इसको। अब एक टर्म और जो बहुत गुस्सा दिलाएगी तुम, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो आपको बहुत बार NCERT में भी आपको एक टर्म मिलती है, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम। अब बताओ कितनी गुस्सा आती होगी, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल।
ये गुस्से की चीज है 1 ग्राम एटम 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मेरी क्लास का टाइम कितने बजे तक है आप देखो, 11 तक है कि 11 से आगे 11:15 तक है? 11 तक है। ठीक है, सब गुस्से में बोल रहे हैं 11 तक, 11 से 1 मिनट ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। ये मोल कंसेप्ट है। ठीक है, ये मोल कंसेप्ट नहीं आएगा कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपका पढ़ना व्यर्थ है। यदि आप सोचते हैं कि बिना मोल कंसेप्ट के पढ़े हम सिलेक्ट हो जाएंगे, मेरी 100% गारंटी। ठीक है, पूरी कभी सिलेक्ट नहीं होंगे। क्यों? ना आयनिक आएगा, ना केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा, ना आपका सॉल्यूशन बनेगा, कुछ नहीं बनेगा वो बिना उसके। थोड़ा कठिन है, सुनने में ही कठिन लगता है। एक बार अगर आप इसे ढंग से सोच समझ लोगे तो इसके जैसा कोई सिंपल चैप्टर नहीं, और फिर आपको कोई भी चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी। तो 1 ग्राम एटम और 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ये 2 टर्म मैं आपको देता हूं। 1 ग्राम एटम और 1 ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मुझे मतलब आपसे जानना, मैं अगली क्लास में आपसे पूछूंगा, मतलब कल, कि बताओ यार 1 ग्राम एटम का मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ के आना, अगली क्लास में पूछूंगा, नहीं बना तो कुटाई भी होगी। ठीक है, आगे इसको लिख लो इसको कि भाई 1 ग्राम एटम का मतलब क्या है, हम जिसे पढ़ने जाएंगे आगे। क्योंकि कल से आपका शुरू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। चलिए रखते हैं। आज की क्लास सबको समझ आ गई? मतलब एएमयू, केएमयू, कार्बन एटम, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस, और क्लोरीन का 35.5 कैसे आ गया, सब बढ़िया। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।